नमस्कार बच्चों, ये वीडियो मैं क्लास 12th के उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने हिस्ट्री क्लासेस में इतना अधिक अभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उन्हें चिंता हो गई है कि अब हमारे हिस्ट्री के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कम समय में हम अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट है आप NCERT की किताबें पढ़ें, क्योंकि हमारे पास 3 किताबें हैं, चैप्टर 15 हैं, तो हमारे पास अब समय का अभाव है। इस वीडियो में मैंने डिफरेंट साइट से कुछ ऐसे पेजेस को लिया है जिनको पढ़कर आप अपने अंकों को 60 से 70% तक लेके आ सकते हैं। इसमें सब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही बात करेंगे, हम सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। जैसे आप पहले ये देखेंगे कि हमारा संविधान जो है उसको बनने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और इसमें 64 लाख का खर्चा किया गया। भारतीय संविधान में हम किसकी बात करते हैं? भारतीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, राज्य और केंद्र के संबंधों की बात करते हैं और राज्य के मुख्य अंगों का कार्य का वर्णन करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े बड़े नेताओं ने काम किया था। बच्चों, हमें ध्यान देना चाहिए कि भारतीय संविधान जब दौर में आया तब बहुत उथल पुथल का दौर था। 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया। आपसे पूछा जाएगा कि ये कब लागू हुआ, तो आप इसे याद कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 को। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले काफ़ी उथल पुथल वाला समय था हमारे देश में। कुछ लोगों के लिए आशाओं का समय था, किसी लोगों के लिए मोह भंग का भी समय हो गया था, क्योंकि हमारे देश में उस वक्त बंटवारा भी हुआ था। हिंदुस्तान के 2 हिस्से होके हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्से हमारे देश के बने थे, इसलिए मोह भंग भी हुआ कुछ लोगों का और आशाएं भी कुछ लोगों को जागृत हुई। तो लोगों की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त, आज़ाद हिंद फौज का प्रयास था, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह था, विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन थे और इसके बीच में हिंदू मुस्लिम के दंगे और देश का बंटवारा भी था। इस वजह से मोह भंग था। तो इन दिनों में जब हमारा ये संविधान लागू हुआ तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कैसी मानसिकता रही होगी। उसके बाद आपको एक प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के अनुसार 1946 में हुआ। तो एक तो आप टाइम याद कर लीजिए 1946 में, और कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना, इसके द्वारा। और इसमें चुने हुए सदस्यों की संख्या 389 थी। तो कुछ बच्चे चाहें तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं 296 ब्रिटिश भारत के थे और हमारे पास 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए थे। अब इसमें एक प्रश्न आपके सामने ये आता है कि उस वक्त कौन सी पार्टी, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कौन सी पार्टी से सदस्य थे। तो कांग्रेस उस वक्त बहुत प्रभावशाली थी, तो कांग्रेस सदस्य सबसे अधिक थे। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्यतः चुनावी क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की थी और जो दूसरी पार्टी थी आपकी मुस्लिम लीग, उसको अधिकांशतः मुस्लिम सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा था। आप इसको ध्यान देंगे कि कांग्रेस पार्टी से रिप्रेजेंटेशन था, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा था उन्होंने। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था मानते थे और इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। तो आप देखेंगे कि गठन के समय 82% सदस्य कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और समाजवादी भी शुरू में इससे अलग थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई संस्था है। तो जब कांग्रेस के 82% सदस्य इसमें थे, वो भी एक तरीके से एक मत नहीं थे। जो भी निर्णायक चीज़ें हुई उनमें सब में उनके अलग अलग विचार थे। कुछ कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे, कुछ जमींदारी के हिमायती थे और कुछ सांप्रदायिक दलों के करीबी थे और कुछ धर्मनिरपेक्ष थे। तो हम देख रहे हैं कि 4 तरह के यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि कुछ कांग्रेसी समाजवाद में बिलीव करते थे। देखो, एक तो हो गया समाजवाद में बिलीव करते थे, कुछ जमींदारी में, ये नंबर 1 हो गया समाजवाद, नंबर 2 हो गया जमींदारी, कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे और कुछ धर्मनिरपेक्ष थे। तो 4 विभिन्न प्रकार के कांग्रेसी थे, इसलिए निर्णय हम अलग अलग प्रकार से निर्णयों में उसमें पहुँचे। तो संविधान सभा में चर्चाएं कैसे हुई, इस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो संविधान बना
जो कि 26 जनवरी 1950 को बना, जिसमें 82% कांग्रेसी थे, उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट निर्णय थे, मत थे। तो उनमें चर्चाएं किस तरह से होती होंगी, ये हमारे लिए बहुत ही रोचक विषय हो सकता है। जो भी संविधान सभा में चर्चाएं होती थी वो जनमत से प्रभावित होती थी। संविधान सभा में जब भी बहस होती थी तो वो उसको अखबारों में उसकी दलीलों को छापते थे और फिर सार्वजनिक रूप से बहस होती थी सभी प्रस्तावों पर। फिर जनता के सुझाव भी मांगे जाते थे। कई भाषा अल्पसंख्यक यानी अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए भी मांग करते थे। तो किस किस प्रकार की आवाज़ें संविधान सभा में पहुंची, इसको हमें ध्यान देना होगा। ये प्रश्न हमारे पेपर में ज़रूर आते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये प्रश्न आएगा तो आप बोलेंगे 300 सदस्य थे। और इसमें से 6 सदस्यों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन 6 सदस्यों के नाम आपको याद करने। इसमें से पहले 3 सदस्य तो बहुत आसान है। जवाहरलाल नेहरू जी, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ये तीनों कांग्रेस के थे। ठीक है, ये 3 कांग्रेस के सदस्य। बाकी 3 कौन थे? एक थे B.R. अम्बेडकर जी, ये विधिवेता, K.M. मुंशी जी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो 3 + 3 कितने हो गए? 6 सदस्य। इन 6 सदस्यों का आपको नाम याद होना चाहिए। ये 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। फिर इसके अलावा आपको 2 प्रशासनिक अधिकारी भी याद रखने हैं। प्रशासनिक अधिकारी कौन है? एक है B.N. राव और दूसरे हैं S.N. मुखर्जी। ये भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और दूसरे अधिकारी जो थे ये योजनाकार थे। ठीक है, B.N. राव जी संवैधानिक सलाहकार और S.N. मुखर्जी थे मुख्य योजनाकार। तो 6 सदस्यों के नाम आपको याद हो, जिसमें 3 कांग्रेस के हैं, 3 हमने आपको अलग से नाम बताए और प्लस 2 नाम, ये 8 सदस्यों के नाम आपको संविधान सभा के सदस्यों के तौर पे पूरे ठीक प्रकार से याद होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये देखो कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है वन वर्ड में कि अस्थायी अध्यक्ष कौन, सबसे पहले कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी थे। उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद तीसरी बैठक हुई है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? नेहरू जी ने पेश किया। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, सदस्य कितने थे हमारे? 389। और अध्यक्ष कौन हुए हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मसौदा समिति के प्रमुख अध्यक्ष हुए B.R. अम्बेडकर। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। संवैधानिक सलाहकार का नाम हम बोलेंगे तो B.N. राव। ठीक है, 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो इसको बनने में हमारे कितना समय लगा? पूरी अवधि लग गई 2 महीने 11 ये हमारी उसका हो गया। तो आप देखेंगे कि संविधान पूरा हुआ आपका 26 नवंबर 1946 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। ये आपका होना चाहिए 1949, यहाँ पे ये करेक्शन आना चाहिए 1949 का। अब इसमें कितने सत्र हुए? 11 सेशंस हुए संविधान सभा के और 165 दिन इसकी बैठकें हुई। ये क्वेश्चन आपका पॉल साइंस में भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव जो मैं आपको बोल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव में पूछा जाता है किसने पेश किया, तो आप बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। अब की बार के एग्जाम में भी आपका ये आया था, अनसीन पैसेज में ये क्वेश्चन आया था। प्रस्ताव का नाम नहीं लिखा गया था। बहुत से बच्चे प्रस्ताव का नाम याद नहीं रखते हैं, आपको ध्यान रखना है उद्देश्य प्रस्ताव। अब आपका 2 मार्कर क्वेश्चन ये भी आता है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, किसने दिया और इसका क्या अर्थ है। तो आप बोलेंगे इसमें भारत को स्वतंत्र, या आपको लाइन याद करनी पड़ेगी, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया था। इसका अर्थ क्या होता है? नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। ये वचन दिया गया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र और दमित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। रक्षात्मक मतलब उनकी रक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इन्होंने बोला कि हम
दूसरी बात इन्होंने क्या बोली पंडित नेहरू ने कि लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। संविधान सभा के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं अब की बार पेपर्स में जो अनसीन पैसेज में आया था उसमें बोला था हम किसी की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से नहीं उठा सकते। हम दूसरे के संविधान को स्टडी करेंगे लेकिन हम अपने तरीके से अपना संविधान लिखेंगे। तीसरी चीज़ इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में ये बोली कि हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा और बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव के आपके पास 3 पॉइंट आए हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे कि हमारे पास कैसे पॉइंट आए हैं। नंबर 1 आपका पहला पॉइंट ये है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, इसको आप एक्सप्लेन कर देना। दूसरा प्रावधान हम अपने आप से करेंगे और तीसरा हमारे झंडे के जो कलर्स हैं ये आप तीनों बोल देते हो तो आपका उद्देश्य प्रस्ताव कंप्लीट हो जाता है, 3 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद आपसे ये एक और बात यहाँ पर आती है कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे ये हमारे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। ये 3 त्रिगुट के अलावा, कांग्रेस के त्रिगुट का मतलब है कांग्रेस के जो 3 सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे और वल्लभ भाई पटेल जी, ये सारे हमारे ये 3 लोग त्रिगुट में आ गए। उसके अलावा भीमराव अंबेडकर भी इम्पोर्टेंट सदस्यों में से थे। ये शुरू में तो कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे हैं, इनका कांग्रेस से इतनी बनती नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी ने जब उन्होंने आह्वान किया कि आप भी मदद कीजिए भीमराव अंबेडकर जी से, तो उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का जब न्योता दिया गया तो उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान देंगे कि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के कहने से वो इस काम को करने के लिए आगे बढ़कर आए। उसके अलावा 2 वकील थे हमारे, गुजरात के के. मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इन्होंने संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ये 2 वकीलों के नाम हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी की सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह दिखाई देता था। अगर हम सोमनाथ लाहिड़ी जी का नाम देखें तो हम देखते हैं जब वो चर्चाएं करते थे, जब डिस्कशंस होती थी संविधान सभा की, तो उसमें साम्राज्यवाद का असर नज़र आता था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का असर नज़र आता था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ तब भी भारत में थे। जब हम डिस्कशन कर रहे थे 1946 से 1947, उस वक्त हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो कई लोग ऐसे थे कि जो उस वक्त भी इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन चला रही थी, लेकिन सारा काम जो है वो वायसराय और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ही देख रही थी। ऐसे लगता था कि ये संभाल रहे, लेकिन सारा पीछे से कार्य ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ही काम हो रहा था। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगी, जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, 8 मार्क्स या 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अब आप इसमें 3-4 तरह के प्रश्न आते हैं। एक आता है पृथक निर्वाचन की समस्या, इस पर क्या क्या डिस्कशंस हुई, किसने क्या बोला। बच्चों ये आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे आप एक याद रखिए कि मद्रास के पी पोकर बहादुर, इनका नाम याद कर लीजिए, बी पोकर बहादुर, इन्होंने बोला पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए, यानी ये पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे। आपसे पूछा जाएगा पृथक निर्वाचिका के पक्ष में कौन थे, 3-4 ऑप्शंस रहेंगे, तो बी पोकर बहादुर थे। तो उन्होंने एक बहुत प्रभावशाली भाषण भी दिया क्यों होनी चाहिए। लेकिन जब इस पर बात हुई संविधान सभा में, इस समस्या पर बहस हुई, तो बी पोकर बहादुर ने तो पक्ष लिया, लेकिन बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता, जैसे इनका नाम याद कर लीजिए, आर.वी. धुलेकर, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल, इन सब ने इनका कड़ा विरोध किया और देश के लिए घातक बताया। ठीक है, सरदार पटेल ने क्या कहा? सरदार पटेल ने कहा ये एक ऐसा जहर है जो देश की पूरी राजनीति में समा चुका है, और अगर हम अपने देश में शांति चाहते हैं तो इसको फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि अंग्रेज़ों ने स्टार्ट कर रखा था और सरदार पटेल कहते थे कि ये हमारे देश के लिए एक जहर के समान काम करेगा, हमें फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। क्या चीज़? पृथक निर्वाचिका। उसके बाद जी.बी. पंत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अलग मतदाता न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी ठीक नहीं है, कि अगर आप पृथक निर्वाचिका रखोगे तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय, यानी ज़्यादा संख्या में जो समुदाय वाले लोग हैं, उनको
उनका ये दायित्व होता है, उनका ये फ़र्ज़ है कि अल्पसंख्यक की समस्या को वो समझें, उनकी आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति रखें, और उन्हें स्थायी रूप से अगर हम अलग थलग कर देंगे तो इससे वो और अधिक कमज़ोर हो जाएंगे। कौन कमज़ोर हो जाएंगे? अल्पसंख्यक कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए सरकार अगर उन्हें प्रभावी बनाना चाहती है तो उनको कभी भी पृथक निर्वाचिका नहीं रखना चाहिए। जीबी पंत ने बोला, सरदार पटेल ने भी मना किया, और पक्ष में कौन था? बी पोकर बहादुर थे। तो उसके बाद इन सब ने हमें कहा कि पृथक निर्वाचिका नहीं होनी चाहिए। ये सारे जो तर्क थे राष्ट्र की एकता पर आधारित थे, जहाँ पे व्यक्ति एक राज्य का नागरिक होता है और प्रत्येक समूह को राष्ट्र के भीतर आत्मसात होना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये नाम ध्यान रख लेनी चाहिए। तो पृथक निर्वाचिका पे मैं बात कर चुकी हूँ। अब आपको कई बार ये पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचिका हो चुकी है, अब आदिवासियों के बारे में किसने क्या कहा, ये प्रश्न आता है। तो आप देखेंगे आदिवासी के बारे में जयपाल सिंह, इनका नाम याद कर लीजिए। ये एक आदिवासी थे। इन्होंने इतिहास के माध्यम से आदिवासी के शोषण, उनके उत्पीड़न और भेदभाव के बारे में विस्तार से बातें करी। उन्होंने कहा जनजातियों की रक्षा करने के लिए एक प्रावधान करने की आवश्यकता है जो उन्हें सामान्य आबादी के स्तर पर आने में मदद करेंगे। तो जयपाल सिंह जी ने बोला, आप ये नाम याद कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा उन्हें मुख्य धारा में एकीकृत करने के लिए, किनको एकीकृत करने के लिए? आदिवासियों को। शारीरिक और भावनात्मक दूरी को तोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने विधायिका में सीट के आरक्षण पर जोर दिया कि विधायिका में एक सीट होनी चाहिए आदिवासी लोगों के लिए, और यह उनकी मांगों को आवाज़ देने में काम करता है और लोग इसे सुनने के लिए मजबूर होंगे। ये जयपाल जी ने कहा था आदिवासियों के संरक्षण में। अब एक प्रश्न आता है दलितों के बारे में क्या बोला गया? हमारे देश के दलित वर्गों के बारे में संविधान में क्या प्रावधान है? तो दलित जो है हमारे देश की 20 से 25% आबादी होते हैं, तो वो अल्पसंख्यक तो नहीं है। उस वक्त बोला गया कि ये अल्पसंख्यक नहीं है, यानी दलितों को अल्पसंख्यक नहीं माना गया, लेकिन फिर भी उनको हाशिए का सामना करना पड़ता है उनको व्यवस्थित बनाने के लिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुँच नहीं है। विकृत मानसिकता ने, नैतिक आदेशों ने उनको दबा दिया है। इसीलिए दलित वर्गों को उनकी हिस्सेदारी को लेना पड़ेगा। तो उनको बोला गया कि अस्पृश्यता के भी सामना है जो दलित वर्ग के लोग बहुत करते आ रहे थे। सुरक्षा और संरक्षण के माध्यम से ये हल नहीं हो सकता, इसलिए इनको मुख्य धारा में शामिल करना होगा। तो लोगों के व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत है। तो क्या प्रावधान किया जाए? अस्पृश्यता को एक तो समाप्त किया जाए। ठीक है, हिंदू मंदिरों में सभी जाति और विधायिका में सीटों के लिए सीट खोल दी जाए। नंबर 1 क्या बोला उन्होंने? देखो, पहली चीज़ उन्होंने बोली कि प्रावधान क्या किया जाएगा? अस्पृश्य, इस पर हम दलित वर्गों पे बात कर रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक तो नहीं है। ये सारी आप बताएंगे कि ये जो दोनों पैराग्राफ्स है, ये जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए, ये सारी उनकी प्रॉब्लम्स है। अब उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? नंबर 1 अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए। फिर नंबर 2 हिंदू मंदिरों में सभी जातियों के लिए दरवाजे खोल दिए जाए। नंबर 3 विधायिका में सीटों को खोल दिया जाए। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट सरकारी कार्यालयों में नौकरियां दिया जाए, आरक्षित कर दी जाए। लोगों ने माना कि सामाजिक भेदभाव को समाज के भीतर के दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। तो हमने दूसरी चीज़ पर यहाँ, अब मैं आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे लेके आती हूँ। ये भी प्रश्न आता है, राज्य की शक्तियाँ। राज्य की शक्तियों पे क्या क्या बात हुई संविधान के निर्माण के दौरान? केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के विभाजन के मुद्दे पर तीव्र बहस हुई कि कैसे सरकार के शक्तियों का विभाजन किया जाए। तो संविधान के विषय की 3 सूचियाँ, ये आप पॉल साइंस में पढ़ते हो किस तरह की सूची होती है। एक तो केंद्रीय सूची होती है, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची होती है, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची होती है जिस पे संघ और राज्य सरकार सूचीबद्ध वस्तुओं पर कानून बना सकती हैं। तो ज़्यादातर जो मद होती है वो केंद्रीय सूची में होते हैं। भारत केंद्र में सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है ताकि वो शांति सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और महत्वपूर्ण हितों के मामले में समन्वय स्थापित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे देश के लिए ये बात कर सके। ये केंद्रीय सरकार के उसमें होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे भूमि और संपत्ति कर, बिक्री कर, बोतल बंद शराब पर कर, ये राज्य अपने दम पर वसूले करती है। राज्य सरकार के ऊपर ये काम होता है। तो अब हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य की शक्तियों पर संथानम का क्या दृष्टिकोण था। ये भी आपके पास प्रश्न आता है प्रश्न कि संतनम जी ने केंद्र और राज्य की शक्तियों पर क्या बात करी।
के संतनम जी ने, इसका हमारे एनसीईआरटी में संतनम करके नाम लिखा गया है, संतानम संतनम, थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस आ जाता है। इन्होंने कहा कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए न केवल राज्य बल्कि केंद्र को भी सत्ता में लाना जरूरी है। उन्होंने बोला कि अगर केंद्र जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है तो ये ठीक से काम नहीं कर सकता। अगर केंद्र पे अधिक जिम्मेदारियां हो जाए तो कुछ राज्य को भी शक्तियां होनी चाहिए। इन्होंने बोला केंद्र को शक्ति दी जाए, राज्य को शक्ति दी जाए। अगर केंद्र पे बहुत अधिक जिम्मेदारियां हो जाएंगी तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए राज्यों को भी कुछ शक्तियां हस्तांतरित कर देनी चाहिए। उसके बाद संतनम जी ने ये भी कहा कि राज्यों को कुछ उचित वित्तीय प्रावधान देने चाहिए कि वो अपना स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। राज्यों को कुछ अलग से हम फाइनेंशियल पावर्स दे देंगे तो वो अपना स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकेंगे। उन्हें हर चीज़ के लिए, मामूली खर्च के लिए केंद्र पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि सही तरीके से आवंटन नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोगों का भविष्य अंधेरे में रहेगा। उन्होंने कहा प्रांत केंद्र की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकता है। अगर प्रांत को हम ठीक प्रकार से शक्तियाँ ना दें तो केंद्र के खिलाफ विरोध कर देगा और केंद्र टूट जाएगा, क्योंकि अत्यधिक शक्ति संविधान में केंद्रीयकृत है। तो ये हम संतनम जी के द्वारा बोले गए उनके विचार थे। तो इस प्रकार हमने पढ़ा अल्पसंख्यकों के बारे में। एक हमने देखा पहली चीज़ हमने पढ़ी कि अल्पसंख्यक के बारे में क्या था। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी आदिवासी के बारे में जयपाल जी ने क्या कहा था। ठीक है, आपने मजबूत केंद्र और राज्य की शक्तियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए और पृथक निर्वाचिका, इस तरह से आप 4 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब हमारा आ रहा है महत्वपूर्ण सरकार की आवश्यकता जो है वो किस प्रकार से, मजबूत सरकार की आवश्यकता के विषय में किसने क्या बोला है। विभाजन की घटनाओं से मजबूत सरकार की आवश्यकता को और मजबूती मिली। जैसे कई नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, इन सब लोगों ने बोला कि मजबूत केंद्र होना चाहिए। मजबूत केंद्र की वकालत किसने करी, तो ये 3 नाम आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर सहमति व्यक्त की थी, तो इससे मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने पर सहमति हुई। लेकिन विभाजन के बाद जब हमारा देश का बंटवारा ही हो गया तो कोई दबाव नहीं था और विभाजन के बाद केंद्रीकृत शक्ति को और अधिक बढ़ावा दिया गया। इस बात का अर्थ ये है कि क्योंकि हमारा संविधान जब बना है वो कुछ आज़ादी से पहले बना है, कुछ आज़ादी के बाद बना है। तो आज़ादी से पहले इन लोगों ने सोचा था कि हम प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देंगे, लेकिन विभाजन होने के बाद में ये वो कर रहे थे मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन आज़ादी के बाद क्योंकि मुस्लिम लीग चली गई थी, पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था, तो अब उन्होंने केंद्रीय शक्ति की ओर तरफ अपना सारा ध्यान लगा दिया। अब हमारा अगला फोकस आता है राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र की भाषा के विषय में संविधान निर्माण के दौरान क्या क्या डिस्कशंस हुए। तो राष्ट्रभाषा के मुद्दे पे ये बात हुई कि राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही भावनात्मक मुद्दा था, ये देश की संस्कृति और विरासत से संबंधित भी था। तो 1930 के दशक में कांग्रेस और महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। 1930 के समय में, देखिए आज़ादी से पहले, ठीक है, उन्होंने सोचा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए क्योंकि इसको समझना आसान है और भारत के बहुत बड़े हिस्से में हिंदी बोली जाती है और ये हमारी संस्कृति और भाषा के मेल से भी हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भाषा मुख्य रूप से हिंदी, और इसके पक्ष में उन्होंने क्या क्या बोला था। देखो वो क्यों चाहते थे, आपसे कई बार ये प्रश्न में ये आएगा कि क्यों चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, क्यों, ये सारे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा क्योंकि हिंदी और उर्दू के मेल से हिंदी भाषा बनी थी, लेकिन इसमें दूसरी भाषा के शब्द भी थे। लेकिन दुर्भाग्य से भाषा भी सांप्रदायिक राजनीति से पीड़ित हुई। धीरे धीरे हिंदू और उर्दू के शब्द अलग होने लगे। हिंदी ने संस्कृत के अधिक शब्दों को उपयोग करना शुरू कर दिया। इस तरह उर्दू और अधिक दृढ़ हो गई। महात्मा गांधी ने हिंदी में अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि हिंदी सभी भारतीयों के लिए एक समग्र भाषा थी, तो वो हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाने के संदर्भ में दलीलें देते थे। तो क्या दलीलें होती थी, किस किस ने क्या क्या कहा, हम इस पर ध्यान देंगे। RV धुलेकर जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे रखना चाहिए। इस दलील का प्रबल विरोध हुआ। धुलेकर जी ने बोला हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं, इसका प्रबल विरोध हुआ। तो क्या विरोध हुआ, असेंबली की भाषा समिति में एक रिपोर्ट तैयार की गई
जिसमें तय करने की कोशिश की गई कि देवनागरी लिपि में हिंदी की आधिकारिक भाषा होगी। लेकिन हिंदी दुनिया के लिए संक्रमण एक क्रमिक प्रक्रिया होगी और स्वतंत्रता के बाद शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेजी को आधिकारिक रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ये उन्होंने बोला। प्रांत के भीतर आधिकारिक कार्यों के लिए प्रांत को एक भाषा चुनने की अनुमति थी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि विरोध हुआ। क्या विरोध हुआ? हिंदी को लोगों की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन भाषा हमारी कुछ बदल रही थी। उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द उससे कुछ हट सके थे, तो आप बहुत से लोगों के मन में चिंताएं और भय का विकास होने लगा था। कैसे? जैसे कुछ सदस्यों ने महसूस किया, आप इस पैराग्राफ से इस चीज़ को ठीक से लिख पाएंगे कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मुद्दे को सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि गैर हिंदी भाषी लोग जो हैं उनके मन में भय आ सकता है। इससे मुद्दा और अधिक जटिल हो जाएगा, इसलिए सभी के बीच में आपसी समझ होनी चाहिए। हिंदी के प्रभुत्व का एक डर भी लोगों के बीच में था। कैसे? जैसे S.G. दुर्गाबाई जी ने कहा, ये आप नाम याद रखिए। जैसे दुलेकर जी ने बोला हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, महात्मा गांधी जी ने भी बोला राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उन्होंने क्या क्या पक्ष दिए वो हम ऊपर वीडियो में बात कर चुके हैं। दुर्गाबाई जी ने बोला दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ तीव्र विरोध है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं करेंगे। उन्होंने बोला हिंदी विवाद भाषा के संबंध में प्रादुर्भाव के बाद प्रतिद्वंदियों में एक डर है कि हिंदी प्रांतीय भाषा के लिए विरोधी है और ये प्रांतीय भाषा और इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की जड़ को काट सकती है। तो फिर ये बात होने लगी कि हम हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा कर देंगे।